हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। दोस्तों, याद कीजिए कोविड का वह दौर जब शमशानों के बाहर लाशों की लाइन लगी हुई थी, लोगों में चीख पुकार मची हुई थी, लेकिन कागजों पर ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं दर्ज हुई थी। संसद में, पार्लियामेंट में सरकार ने उस समय भी कहा था कि किसी भी राज्य ने एक भी मौत कोविड से रिपोर्ट नहीं की है। आज वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। हवा का जहर फेफड़ों को छलनी कर रहा है, अस्पताल रेस्पिरेटरी इमरजेंसी से भरे हुए हैं, लेकिन आज भारत में सांस लेना भी एक पॉलिटिकल एक्ट बन चुका है। दिसंबर 2025 चल रहा है, दिल्ली का AQI 500 के आसपास पहुंच चुका है। WHO यह कहता है कि हम सुरक्षित सीमा से 40 गुना ज्यादा जहर पी रहे हैं, लेकिन संसद में सरकार का जवाब वही पुराना है, सेम पैटर्न है, नो कंक्लूसिव डेटा टू प्रूव डेथ्स ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। यानी जब तक फाइल पर मुहर नहीं तब तक मौत नहीं। आज हम इस देश में पॉलिटिक्स ऑफ डिनायल का विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि क्यों 17 लाख लोगों की मौत होती है प्रदूषण से और डेथ सर्टिफिकेट पर एयर पॉल्यूशन कहीं नहीं दिखाई देता। क्या यह सिर्फ प्रदूषण की बात है? नहीं, यह सिर्फ प्रदूषण की बात नहीं है, यह डेटा के कत्ल की बात है। तो वह डेटा जो कहीं ना कहीं शायद जवाबदेही तय कर देता। देखिए, सरकार की बात अगर हम करें तो सरकार तकनीकी रूप से झूठ नहीं बोल रही है। सरकार जो बोल रही है वो आधा सच है, अश्वत्थामा हथो जैसा सच है, जो कि पूरे सच से कहीं ज्यादा जहरीला है। सरकार के तर्क इन 4 पिलर्स पर आधारित है। सबसे पहली बात, सरकार यह कहती है कि सिर्फ प्रदूषण से मौत का डेटा लाइए। यह नामुमकिन है, क्योंकि प्रदूषण कोई गोली नहीं है, यह एक रिस्क मल्टीप्लायर है। यह आपके DNA को डैमेज करता है, फिर हार्ट अटैक आता है और मौत हार्ट अटैक से मानी जाती है, पॉल्यूशन से नहीं। और सरकार अड़ी हुई है कि आप पॉल्यूशन से मौत का डेटा लाइए। दूसरा बड़ा तर्क जो सरकार देती है वह है लाइफस्टाइल और डाइट को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराना। बिल्कुल सही है, लेकिन लैंसेट 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 17 लाख मौतें सीधे तौर पर प्रदूषण से एट्रीब्यूट की गई थी। तीसरा बड़ा तर्क जो सरकार देती है वो कहती है कि हमारे पास इसका कोई नेशनल डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन ICMR और मंत्रालय ने अपने संस्थानों के माध्यम से दर्जनों बार इसकी चेतावनी जारी की है। जब आप डेटा इकट्ठा ही नहीं करेंगे तो आप हमेशा कह पाएंगे प्रूफ कहां है। और चौथा बड़ा तर्क जो सरकार देती है वह यह है, और वह इंटरेस्टिंग भी है, कि वह कहती है कि यह वैश्विक साजिश है। ग्लोबल मॉनिटर्स को एक तरीके से कहा जाता है कि यह अनरिलायबल है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दिया है कि ग्लोबल पैरामीटर्स अनरिलायबल हैं। अगर दुनिया का थर्मामीटर गलत है तो भारत का थर्मामीटर कहां है? यह ठीक वैसा ही है जैसा कोई कहे कि बारिश से सड़क गीली है। यह सच है कि एक्सीडेंट सिर्फ गीली सड़क की वजह से हुआ, लेकिन सरकार कहे कि मैं तब तक इसे नहीं मानूंगा जब तक सड़क खुद आकर के इसकी गवाही न दे। अब एयर पॉल्यूशन को भी थोड़ा सा डीप डाउन समझिएगा, यह महत्वपूर्ण है। यह एक अदृश्य हत्यारा है। एयर पॉल्यूशन कोई गोली नहीं है, यह स्लो मोशन जेनोसाइड है। PM 2.5 आपके फेफड़ों को पार करके खून की नली में घुसता है। यह एथेरोस्क्लेरोसिस को जेनरेट करता है, तेज करता है, और इसी से कार्डियक अरेस्ट आता है। और जब कार्डियक अरेस्ट आता है तो डॉक्टर हार्ट फेल्योर लिखते हैं। लैंसेट प्लेनेटरी रिसर्च 2024 कहता है कि हर 10 यूनिट PM 2.5 के बढ़ने पर मौत का खतरा 8.6% तक बढ़ जाता है। भारत में हम औसत 100 यूनिट में जी रहे हैं। सरकार प्रॉक्सिमेट कॉज ढूंढ रही है, तात्कालिक कारण देख रही है, लेकिन रूट कॉज पर पट्टी बांध रखी है। इसे कहते हैं सरकार की ओर से डेलिबरेट ब्लाइंडनेस। महत्वपूर्ण यह है कि अगर ग्लोबल डेटा गलत है तो भारत का सच कहां है?
2019 में भारत सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया, करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन 6 साल बाद भी आज हमारे पास एक हेल्थ लिंक्ड सर्विलांस सिस्टम नहीं है। बीजिंग ने 5 साल के अंदर अपना प्रदूषण 35% कम कर लिया क्योंकि उन्होंने डेटा को एक्सेप्ट किया। हमने डेटा को ही डिस्प्यूट कर दिया और यहां से कहानी को एक अलग मोड़ दे दिया। इसे सोशल साइंस में एक टर्म दिया जाता है इग्नोटोलॉजी, यानी कि जानबूझकर अज्ञानता पैदा करना। अगर मौत दर्ज ही नहीं होगी तो सरकार को अस्पताल बनाने की या फैक्ट्रियों पर जुर्माना लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। 2022 से 24 के बीच में सिर्फ दिल्ली में 6 सरकारी अस्पतालों में 2 लाख से ज्यादा एक्यूट रिस्पिरेटरी केस दर्ज किए गए हैं और सरकारी रिकॉर्ड में प्रदूषण से मौत है सिर्फ 0। महत्वपूर्ण क्या है, अगर हम जीएस के पेपर 4 की तरफ से देखें, एथिक्स के पेपर की तौर से देखें, चूंकि यूपीएससी की तैयारी में महत्वपूर्ण है, तो इसे हम प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का खुला उल्लंघन मानेंगे। यह सिद्धांत कहता है कि अगर किसी चीज से भारी नुकसान की आशंका है तो वैज्ञानिक सबूत की कमी को कार्यवाही न करने का बहाना नहीं बनाया जा सकता। जब WHO और ICMR चीख चीख कर कह रहे हैं, तब स्टैटिस्टिकल परफेक्शन का इंतजार करना शासनिक कायरता की निशानी है। यह वास्तव में क्रिमिनल नेग्लिजेंस भी है। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को विरासत में सिर्फ इनहेलर्स और मास्क देने का प्लान कर रहे हैं क्या? वास्तव में अगर जीएस में ही देखें तो जीएस पेपर 3 में यह बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रदूषण को नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के रूप में देखने को बताता है। यह जीडीपी का, अगर हम देखें भारत में, तो जीडीपी का 8% स्वास्थ्य खर्च में निकल जा रहा है। जीएस पेपर 2 में इसे हम पॉलिसी पैरालिसिस बाय एनालिसिस के माध्यम से नीति के नाम पर डेटा के हैंगओवर को भी देख सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से हमें यह जानना चाहिए कि हमें इसके सॉल्यूशंस भी देने होंगे, हमें मैंडेटरी डेटाबेस तैयार करना होगा, डेथ सर्टिफिकेट्स रिफॉर्म करने होंगे जिसमें प्रदूषण को एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर मानना होगा और एनसीएपी 2.0 को धूल को साफ करने से आगे बढ़ करके सेक्टोरल एमिशन टारगेट्स की ओर बढ़ने की ओर जाना होगा। देखिए, साइंस कहता है कि हवा मार रही है, सरकार कहती है कि डेटा है ही नहीं, और सच जो है वो इन दोनों बातों के बीच में कहीं एक साथ हर सांस के साथ दम तोड़ रहा है। सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि हवा जहरीली है, सबसे खतरनाक यह है कि हवा के जहर को नॉर्मल मान लिया गया है। जब मौतें कागज पर नहीं आती तो प्रशासन में जवाबदेही भी हवा में उड़ जाती है। मौतें लोकतंत्र में जवाबदेही के लिए सबूत मांगती हैं और अगर सबूतों को सरकार मिटा दे तो लोकतंत्र खुद वेंटिलेटर पर चला जाएगा। हवा का कोई मजहब नहीं होता, हवा का कोई वोट बैंक नहीं होता, लेकिन यह जानिए, यह मानिए और जागिए कि इससे पहले कि डेटा ढूंढने वाले ना बचें, हमें सही डेटा मिलना चाहिए। याद रखिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि सबूतों का अभाव का सबूत नहीं होता। वास्तव में इसको हम इंग्लिश में अगर कहें तो एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। इस लाइन को ध्यान रखिएगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे संदर्भ के रिगार्डिंग। आपको भी इस संदर्भ में अपने विचार अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करने चाहिए। आप जागरूक नागरिक हैं। सरकार के द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको डेटा भ्रम लगता है, छल लगता है, अज्ञानता लगती है, या सरकार के प्रयास को आप सराहनीय मानते हैं? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो 2027 या 28 के लिए यूपीएससी की तैयारी के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं। उन सारे बच्चों को एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच, जो कि P2I फाउंडेशन कोर्स होता है, प्रीलिम से इंटरव्यू तक हर एक स्टेप की आपकी पूरी तैयारी कराई जाती है। यह 26 दिसंबर 2025 से लॉन्च हो रहा है, जो कि हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में लॉन्च होगा। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस, प्री और मेंस की सेपरेट टेस्ट सीरीज के साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस
और एक मेंटोर भी अलॉट किया जाएगा। वो मेंटोर आपके साथ जुड़ा रहेगा, आपकी पूरी तैयारी के दौरान आपका मार्गदर्शन करेगा। इसके साथ साथ रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी हैं और ढेर सारी डिटेल्स हैं जिन्हें आप हमारे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं, हमारे ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। देखिए, इस कोर्स के लिए मात्र 10,999 रुपये की फ़ीस है, जो कि 2027 के पूरे इंटरव्यू तक की तैयारी कराएगी। इसमें आपकी फ़ीस यह बहुत डिस्काउंटेड तब मिलेगी जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। पीके लाइव कोड आप तब लगाएंगे जब आप कोर्स को परचेज करने जा रहे होंगे, आपसे कोड मांगा जाएगा, आप पीके लाइव कोड इस्तेमाल कीजिएगा। यह कोड फैकल्टी कोड होता है जो कि मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर करता है। तो एक बार कोशिश कीजिए, इसको डिटेल में पढ़िए, हमारे ऐप और वेबसाइट से इसकी डिटेल्स देखिए, डेमो क्लासेस देखिए और उसके बाद ज्वाइन कीजिए, लेकिन 26 दिसंबर से पहले। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।